जापान एक ऐसा देश जो अपने आप में ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। Japan is the future. Japan is different. It's electric, it's sexy, it's tasty, it's confusing, but above all, it's futuristic. The Japanese are innovators. लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जापान के इंपीरियलिज्म की हिस्ट्री, कि कैसे जापान ने कोरिया, थाईलैंड और हांगकांग समेत कई देशों पर कब्जा करके अपना एम्पायर इतना ज्यादा बड़ा कर लिया था। और फिर क्या थी इस एम्पायर के डाउनफॉल की कहानी, आइए सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। I instantly recognized it as an American plane. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. The US has just dropped 2 atomic bombs on Japanese. तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1603 से, जब जापानीज मिलिट्री एम्परर को ओवरथ्रो करके खुद पावर में आ जाती है। और यहाँ से जापान में शुरुआत होती है टोकुगावा पीरियड की। इस पीरियड के दौरान जापान में एक के बाद एक स्ट्रिक्ट कानून को इम्पोज किया जाता है, फॉरेनर्स पर बैन लगा दिया जाता है, ट्रेड को हैवीली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, और यही नहीं, जापान को पूरी तरीके से एक आइसोलेटेड कंट्री बना दिया जाता है वहां की मिलिट्री के द्वारा, लाइक नॉर्थ कोरिया। अब क्योंकि मिलिट्री का कंट्रोल था तो इस टाइम पे भी एम्परर तो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन सारी की सारी पावर मिलिट्री के लीडर यानी कि शोगन के हाथों में थी। अब जापान में यही आइसोलेशन की पॉलिसी आने वाले 250 सालों तक चलती है। वो तो 1852 में यूएस प्रेसिडेंट नेवल ऑफिसर मैथ्यू पेरी को ऑर्डर देते हैं कि कुछ भी करके जापान के ट्रेड के दरवाजे वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए खुलवाए जाएं। और ये ऑर्डर मिलते ही मैथ्यू पेरी निकल पड़ते हैं जापान की तरफ अपनी 4 शिप लेकर। अब 8 जुलाई 1853 को जैसे ही मैथ्यू पेरी की नेवल टीम जापान में एंट्री करती है, वो अपनी शिप्स पे मौजूद सारी गन्स का एम जापान की तरफ कर देते हैं। और ये सब देख के जापानीज मिलिट्री पूरी तरीके से डर जाती है, क्योंकि उन्होंने अपनी आज तक की जिंदगी में इससे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन कभी देखे ही नहीं थे। और इन सभी चीजों से डर के जापानीज शोगन फरवरी 1854 को चुपचाप एक एग्रीमेंट पे साइन करके यूएसए को अलाउ कर देते हैं ट्रेड के लिए। और ये सब देख के जापान की आम जनता में मिलिट्री को लेकर गुस्सा और डिससेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और देखते ही देखते जापान में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। एक तरफ थी शोगन की आर्मी और दूसरे तरफ थे ऐसे लोग जो दोबारा से एम्परर को पावर में लाना चाहते थे। इन लोगों को ब्रिटेन से भी सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि जापान की पावर एम्परर के हाथों में हो। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अक्टूबर 1868 को जापान की सारी पावर दोबारा से एम्परर को सौंप दी जाती है। और इस टाइम पे जापान के एम्परर मेजी होते हैं, जिनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। इनकी उम्र बेशक छोटी थी, लेकिन इनका विजन बहुत बड़ा था। एम्परर मेजी के पावर में आते ही जापान में अचानक से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। एक के बाद एक फैक्ट्री को सेटअप किया जाता है, फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है और बच्चों की एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। अब 1890 आते आते जापान पूरे एशिया का सबसे ज्यादा मॉडर्नाइज और स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन बन चुका था। वहीं पर बाकी एशियन कंट्री कोलोनाइजेशन जैसी चीजों को फेस कर रही थी। लेकिन एम्परर मेजी सिर्फ इतने से खुश नहीं थे, अब उन्हें चाहिए था एक्सपेंशन। इसलिए 1894 में जापान चाइना की चिंग डायनेस्टी पर अटैक कर देता है और दोनों देशों के बीच में वॉर स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस टाइम तक जापानीज आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि वो चाइनीज आर्मी को बड़ी ही आराम से हरा देती हैं। अब इस वॉर के खत्म होने पे जापान और चाइना के बीच में ट्रीटी ऑफ शिमनोस की साइन होती है, जिसके अकॉर्डिंग कोरिया और ताइवान को इंडिपेंडेंट नेशन बना के लियोडांग पेनिनसुला जापान को दे दिया जाता है। और साथ में 200 मिलियन गोल्ड की टेल्स भी दी जाती है एज अ वॉर कंपेंसेशन। जी हाँ, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर से पहले तक कोरिया और ताइवान दोनों ही चाइना की टेरिटरी थे। अब कहानी पे वापस आए तो लियोडांग पेनिनसुला का एरिया जापान के पास जाने से रशिया बिल्कुल भी खुश नहीं था। इसलिए रशिया फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर जापान को फोर्स करता है कि वो ये पेनिनसुला चाइना को वापस कर दे। और होता भी कुछ ऐसा ही है, जापान प्रेशर में आके लियोडांग पेनिनसुला चाइना को वापस कर देता है। अब ये सब होने के कुछ टाइम बाद ही रशिया चाइना से लियोडांग पेनिनसुला को लीज पर ले लेता है, क्योंकि रशिया का प्लान था कि वो अपने देश से लेकर लियोडांग पेनिनसुला में सिचुएटेड पोर्ट आर्थर तक एक रेलवे लाइन को बिछाना चाहता था। और उसके बाद पोर्ट आर्थर को कमर्शियल और नेवी दोनों ही पर्पस के लिए यूज करना चाहता था। ये सब देखकर जापान गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है और इस चीज का बदला लेने के लिए जापान 8 फरवरी 1904 को अचानक से पोर्ट आर्थर पर अटैक कर देता है। और यहाँ से शुरुआत होती है रसो जापानीज वॉर की। और
और इस वॉर में दोनों ही देशों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। जहां जापान के 71,000 सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं रशिया के तो 89,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। इसलिए सितंबर 1905 को दोनों ही देशों के बीच में ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ साइन होती है। अब क्योंकि इस वॉर में जापान जीता था, तो इस वजह से रशिया को ल्योडांग पेनिनसुला से पीछे हटना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जापान रशिया से किसी भी तरीके का वॉर कंपनसेशन नहीं ले पाता, जैसा कि उन्होंने चाइना के साथ किया था। लेकिन फिर भी जापान की इस जीत से पूरी दुनिया शॉक रह जाती है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में ऐसा पहली बार था जब किसी एशियन कंट्री ने किसी यूरोपियन कंट्री को वॉर में डिफीट किया हो। और इस जीत ने जापान के कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर दिया था, इतना ज्यादा कि आने वाले कुछ ही सालों में जापान कोरिया, मार्शल आइलैंड और मंचूरिया तक के इलाके को कैप्चर कर लेता है। अब कहानी में थोड़ा आगे चले तो 1937 में मार्को पोलो ब्रिज पर चाइनीज आर्मी और जापानीज आर्मी के एक ट्रूप आपस में भिड़ जाते हैं, सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। और इस इंसिडेंट से जापान और चाइना के बीच में शुरुआत होती है सेकंड सीनो जापानीज वॉर की। और जब जापान और चाइना आपस में वॉर कर रहे थे, इस टाइम पे पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम था। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापान, इटली और जर्मनी एक तरफ थे जिन्हें एक्सिस पावर करके बुलाया जाता था, और दूसरी तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना जिन्हें अलाइज पावर कह के बुलाया जाता था। और इस वॉर में भी जापान के लिए सब कुछ सही ही चल रहा था, लेकिन तभी जापान एक ऐसी गलती कर देता है जो कि उसके डाउनफॉल का कारण बनती है। दरअसल 7 दिसंबर 1941 को जापान यूएसए के पर्ल हार्बर पर एक सरप्राइज अटैक कर देता है, और इस अटैक में यूएसए के 2400 से भी ज्यादा मिलिट्री मेंबर्स को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और ये अटैक इतना ज्यादा बड़ा था कि इसमें यूएस मिलिट्री के 180 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस सरप्राइज अटैक के बाद यूएसए और जापान के बीच में कई लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, जैसे कि बैटल ऑफ मिडवे, बैटल ऑफ लेगल्स और बैटल ऑफ ओकिनावा। और इन सभी बैटल्स में दोनों ही साइड का बहुत ज्यादा नुकसान होता है और मिलियंस ऑफ सोल्जर्स मारे जाते हैं। और ये सब देखकर यूएस ऑफिशियल्स पूरे तरीके से शॉक रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि जापान जैसे छोटे से देश से वॉर करते वक्त यूएसए को इतना ज्यादा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और यूएस गवर्नमेंट भी ये बात समझ जाती है कि इस तरीके से तो जापान को वॉर में हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन जापान पे न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का डिसीजन लेते हैं। और ये ऑर्डर मिलते ही यूएस एयरफोर्स 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला एटम बम गिराती है। जो कि ऑलमोस्ट पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और इसके ठीक 2 दिन बाद 8 अगस्त को रशिया भी जापान पे अटैक कर देता है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जापान सरेंडर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए यूएसए जापान पे एक और एटम बम का इस्तेमाल करता है, इस बार नागासाकी में। बैक टू बैक 2 एटॉमिक बम और यूएसएसआर के अटैक के बाद जापान के पास सरेंडर करने के सिवा कोई और चारा ही नहीं बचता। और इस वजह से 2 सितंबर 1945 को जापान ऑफिशियली वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर देता है। और इसी के साथ इंपीरियल जापान का एंड होता है, और साथ के साथ हमारी कहानी का भी। General Yoshijiro Umetsu of the Imperial General Staff signs for the Japanese Army the surrender documents by which Japan agrees to lay down arms completely and to obey all Allied orders issued by General MacArthur